एडोल्फ हिटलर की कहानी शुरू होती है 20 अप्रैल 1879 को ऑस्ट्रिया के एक छोटे से शहर ब्राउनाउ एम इन में। उनका बचपन बहुत ही मुश्किलों भरा था। उनके पिता अलोइस एक सख्त कस्टम्स ऑफिशियल थे और उनकी माँ क्लारा एक प्यार करने वाली लेकिन कुछ ज्यादा ही प्रोटेक्टिव माँ थी। छोटे एडोल्फ को स्कूल में बहुत दिक्कत होती थी। उन्हें हिस्ट्री और आर्ट के अलावा किसी भी सब्जेक्ट में कोई इंटरेस्ट नहीं था। उनके पिता के साथ उनके रिश्ते अच्छे नहीं थे और अक्सर एलोइस की इस बात पर लड़ाई होती थी कि एडोल्फ सिविल सर्विस में अपना करियर बनाए, लेकिन एडोल्फ को ये बिल्कुल पसंद नहीं था। अपने छोटे भाई एडमंड की मृत्यु के बाद एडोल्फ एकदम शांत और अलग थलग रहने लगे। उन्हें अपनी ही कल्पनाओं की दुनिया में सुकून मिलता था और वो अक्सर एक महान कलाकार बनने के सपने देखा करते थे। उनकी जिंदगी का ये दौर, जो कि उनके पर्सनल लॉस और पारिवारिक तनाव से भरा था, उनके व्यक्तित्व पर एक अमिट छाप छोड़ गया। इन्हीं शुरुआती वर्षों में उनके अंदर नफरत और पावर की चाहत ने जड़ें जमानी शुरू कर दी थी। 1907 में 18 साल की उम्र में हिटलर के जीवन में एक बहुत बड़ा मोड़ आया। उनकी मां का कैंसर से देहांत हो गया। इससे वो बहुत दुखी हुए। उन्होंने आर्टिस्ट बनने की अपनी सारी उम्मीदें छोड़ दी और वियना चले गए। उन्हें उम्मीद थी कि वो वहां के प्रेस्टिजियस एकेडमी ऑफ फाइन आर्ट्स में एडमिशन ले लेंगे, लेकिन उनके सपने उस वक्त टूट गए जब उन्हें एकेडमी ने 2 बार रिजेक्ट कर दिया। इस रिजेक्शन ने उनके अंदर रिजेंटमेंट और निराशा की भावना भर दी। वो खुद को वियना में, जो कि पॉलिटिकल और सोशल अनरेस्ट से भरा शहर था, बिल्कुल अकेला पाते थे। इसी दौरान उन्हें उस बढ़ते हुए एंटी सेमिटिज्म और नेशनलिस्ट फर्वर का सामना करना पड़ा जो वियना के समाज में फैला हुआ था। ये आइडियोलॉजीज उनकी अपनी फ्रस्ट्रेशन और डिस्प्लेसमेंट की भावनाओं से मेल खाती थी और धीरे धीरे उनके नजरिए को आकार देने लगी। 1913 में हिटलर म्यूनिख, जर्मनी चले गए। अगले साल जब वर्ल्ड वॉर 1 शुरू हुआ तो उन्होंने जर्मन आर्मी में सेवा करने के लिए वॉलंटियर किया। इसे अपनी जिंदगी की बोरिंग दिनचर्या से बचने और अपनी काबिलियत साबित करने के मौके के रूप में देखा। उन्होंने बहादुरी से सेवा की और एक डिस्पैच रनर के रूप में अपने साहस के लिए आयरन क्रॉस भी जीता। इस युद्ध का हिटलर पर बहुत गहरा प्रभाव पड़ा। 1918 में जर्मनी की हार से वो बहुत निराश हुए और उनका मानना था कि देश को उसके ही नेताओं ने धोखा दिया है। ट्रीटी ऑफ वर्साई, जिसने जर्मनी पर कठोर पेनल्टीज लगाई, ने उनके गुस्से और रिजेंटमेंट को और बढ़ा दिया। उन्होंने इस ट्रीटी को एक अपमानजनक अन्याय के रूप में देखा और जर्मनी को उसके पुराने गौरव को वापस दिलाने की कसम खाई। युद्ध के बाद के साल जर्मनी में बहुत उथल-पुथल के थे। देश की आर्थिक स्थिति बहुत खराब थी और हर तरफ पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी थी। 1919 में स्थापित वाइमार रिपब्लिक कमजोर और इनइफेक्टिव थी और ऑर्डर बनाए रखने के लिए संघर्ष कर रही थी। केओस और असंतोष के इसी माहौल में हिटलर के पॉलिटिकल करियर की शुरुआत हुई। 1919 में वो जर्मन वर्कर्स पार्टी में शामिल हो गए, जो एक छोटा राइट विंग ग्रुप था जो उनके नेशनलिस्ट और एंटी सेमिटिक विचारों को मानता था। वो बहुत जल्दी पार्टी में आगे बढ़ते गए और 1921 में पार्टी के लीडर बन गए। एक कुशल वक्ता, हिटलर अपने भड़काऊ भाषणों से लोगों को अपनी ओर आकर्षित करते थे और उनके डर और चिंताओं का फायदा उठाते थे। वो जर्मनी की सभी परेशानियों के लिए जूस, कम्युनिस्ट और वाइमार रिपब्लिक को जिम्मेदार ठहराते थे और आसान से सॉल्यूशंस बताते थे जो निराश लोगों को पसंद आते थे। सेक्शन 5, राइज ऑफ द नाजी पार्टी। हिटलर के नेतृत्व में जर्मन वर्कर्स पार्टी का नाम बदलकर नेशनल सोशलिस्ट जर्मन वर्कर्स पार्टी या नाजी पार्टी कर दिया गया। इस पार्टी का प्लेटफॉर्म नेशनलिज्म, एंटी सेमिटिज्म और एंटी कम्युनिज्म पर बेस्ड था। हिटलर ने जर्मनी की ग्रेटनेस को वापस लाने, जॉब्स क्रिएट करने और देश को उसके दुश्मनों से मुक्त कराने का वादा किया। आर्थिक तंगी और पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी के कारण नाजी पार्टी की पॉपुलैरिटी तेजी से बढ़ी। 1923 में हिटलर और उनके फॉलोअर्स ने म्यूनिख में पावर हासिल करने की कोशिश की, जिसे बियर हॉल पुट्च के नाम से जाना जाता है। ये कूप फेल हो गया और हिटलर को अरेस्ट कर लिया गया और जेल की सजा सुनाई गई। सेक्शन 6, अ नेशन ट्रांसफॉर्म्ड हिटलर्स ग्रिप ऑन पावर। जेल में रहते हुए हिटलर ने माइन काम्फ, माई स्ट्रगल लिखी, जो उनकी पॉलिटिकल आइडियोलॉजी बताने वाला एक रैम्बलिंग ऑटोबायोग्राफिकल मैनिफेस्टो था। रिहा होने के बाद उन्होंने नाजी पार्टी को फिर से खड़ा किया
और सपोर्ट हासिल करने के लिए ग्रेट डिप्रेशन का फायदा उठाया। जैसे जैसे बेरोजगारी बढ़ती गई, वैसे वैसे नाजीज का होप और नेशनल रिन्यूअल का मैसेज लाखों जर्मन्स को पसंद आने लगा। 1933 में हिटलर को जर्मनी का चांसलर नियुक्त किया गया। उन्होंने बहुत जल्दी अपनी पावर बढ़ानी शुरू कर दी और जर्मनी को एक टोटलिटेरियन स्टेट में बदल दिया। उन्होंने बाकी सभी पॉलिटिकल पार्टीज को बैन कर दिया, एक सीक्रेट पुलिस फोर्स गेस्टापो बनाई और अपने विरोधियों को कैद करने के लिए कंसंट्रेशन कैंप्स बनवाए। सेक्शन 7 द शैडो ऑफ वॉर। हिटलर की फॉरेन पॉलिसी उनकी जर्मन टेरिटरी का विस्तार करने और एक ग्रेटर जर्मन राइख बनाने की चाहत से प्रेरित थी। उन्होंने जर्मनी को लीग ऑफ नेशंस से अलग कर लिया, फिर से कंस्क्रिप्शन शुरू की और ट्रीटी ऑफ वर्साइल्स का उल्लंघन करते हुए जर्मन मिलिट्री को फिर से बिल्ड करना शुरू कर दिया। 1938 में हिटलर ने एंशलुस के नाम से मशहूर एक कार्रवाई में ऑस्ट्रिया पर कब्जा कर लिया। फिर उन्होंने चेकोस्लोवाकिया की ओर रुख किया और सुडेटनलैंड की मांग की, जो एक ऐसा रीजन था जहां बहुत ज्यादा जर्मन पॉपुलेशन है। म्यूनिक एग्रीमेंट, जिस पर जर्मनी, ब्रिटेन, फ्रांस और इटली ने हस्ताक्षर किए थे, ने सुडेटनलैंड को जर्मनी को सौंप दिया ताकि हिटलर को शांत किया जा सके और युद्ध को टाला जा सके। सेक्शन 8 वर्ल्ड वॉर 2 अ ग्लोबल कॉन्फ्लिक्ट इग्नाइटेड। हिटलर की जीत की भूख अभी शांत नहीं हुई थी। मार्च 1929 में उन्होंने चेकोस्लोवाकिया के बाकी हिस्सों पर हमला कर दिया और कब्जा कर लिया। 1 सितंबर 1929 को जर्मनी ने पोलैंड पर हमला कर दिया, जिससे वर्ल्ड वॉर 2 की शुरुआत हुई। 2 दिन बाद ब्रिटेन और फ्रांस ने जर्मनी के खिलाफ युद्ध की घोषणा कर दी। हिटलर के नेतृत्व में जर्मनी ने युद्ध के शुरुआती वर्षों में आश्चर्यजनक सैन्य जीत हासिल की। जर्मन सेना ने पोलैंड, डेनमार्क, नॉर्वे, नेदरलैंड्स, बेल्जियम और फ्रांस पर कब्जा कर लिया। हिटलर के ब्लिट्जक्रीग टैक्टिक्स, जिसमें तेजी से टैंक मूवमेंट्स और ज्यादा ताकतवर एयर पावर का इस्तेमाल किया जाता था, बहुत ही कारगर साबित हुए। सेक्शन 9 द टाइड टर्न्स। इन शुरुआती जीत के बावजूद 1941 में हिटलर की किस्मत बदलने लगी। उसी साल जून में सोवियत यूनियन पर हमला करने का उनका फैसला एक बहुत बड़ी गलती साबित हुआ। जर्मन सेना रशिया की विशालता में फंस गई और रेड आर्मी के जबरदस्त रेजिस्टेंस का सामना करते हुए भारी नुकसान हुआ। पर्ल हार्बर पर जापानीज अटैक के बाद दिसंबर 1941 में यूनाइटेड स्टेट्स के युद्ध में शामिल होने से जर्मनी के खिलाफ ताकतों का बैलेंस बिगड़ गया। एलाइड पावर्स की संयुक्त ताकत के खिलाफ वर्ल्ड डोमिनेशन का हिटलर का सपना टूटने लगा। सेक्शन 10 द फॉल ऑफ द थर्ड राइख। जैसे जैसे युद्ध आगे बढ़ रहा, एलाइड फोर्सेस ने धीरे धीरे सभी मोर्चों पर जर्मन्स को पीछे धकेल दिया। 6 जून 1944 को एलाइड ट्रूप्स नॉर्मंडी, फ्रांस में उतरे और वेस्टर्न यूरोप में एक दूसरा मोर्चा खोल दिया। अगस्त 1944 में पेरिस की मुक्ति और उसके बाद एलाइड आर्मीज के जर्मनी में आगे बढ़ने से नाजी रेजिम के अंत की शुरुआत हुई। युद्ध के आखिरी महीनों में हिटलर हार स्वीकार करने से इनकार करते हुए बर्लिन में अपने अंडरग्राउंड बंकर में चले गए। जैसे ही सोवियत सेनाएं शहर के करीब पहुंची, उन्होंने अपनी लॉन्ग टाइम मिस्ट्रेस एवा ब्राउन से शादी कर ली और अपनी आखिरी विल एंड टेस्टामेंट लिखी। 30 अप्रैल 1945 को, जब सोवियत ट्रूप्स बस कुछ ही ब्लॉक्स दूर थे, हिटलर ने खुद को गोली मारकर आत्महत्या कर ली। सेक्शन 11 अ लेगेसी ऑफ इन्फमी। आडोल्फ हिटलर का आतंक का शासन उनकी मृत्यु के साथ समाप्त हो गया, जो अकल्पनीय विनाश और पीड़ा की विरासत को पीछे छोड़ गया। हॉलोकॉस्ट यानी 60 लाख यहूदियों का व्यवस्थित नरसंहार नाजी रेजिम द्वारा की गई भयावहता की याद दिलाता है। नफरत और असहिष्णुता की हिटलर की विचारधारा ने दुनिया को एक ऐसे ग्लोबल कॉन्फ्लिक्ट में धकेल दिया जिसने लाखों लोगों की जान ले ली। उनका नाम अत्याचार, क्रूरता और मानवीय पतन की गहराई का पर्याय बन गया है। वर्ल्ड वॉर 2 और हॉलोकॉस्ट के सबक हमें एक्सट्रीमिज्म, रेसिज्म और अनियंत्रित पावर के खतरों के प्रति आगाह करते हैं।